घर में टोका टाकी का माहौल कुछ ज़्यादा हो रहा था। तभी कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना हम एक ऐसा कमरा लें किराए पर जहां पर हम अपनी मर्जी पूरी कर सकें। ठीक वैसा ही करते हैं। परिवार से थोड़ा दूर रहते हुए उन्होंने एक कमरा लिया किराए का और वहां पर उन्होंने कुछ हुक्का वगैरह रखे और जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती थीं उनको रखते थे और नशा वगैरह करते थे। ऐसे ही नशा करते करते एक दिन की बात है कि उन्होंने जब 4-5 हुक्के रखे हुए थे, वो 10 दोस्त होते हैं, लगातार हुक्का पी रहे थे और उनमें शर्त लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा धुआं निकालेगा। बस इसी धुआं निकालने के चक्कर में इतना धुआं निकल जाता है कि जो अड़ोस पड़ोस में फ्लैट में रह रहे थे उनको भी तकलीफ़ होने लगती है। वो तुरंत ही सोसाइटी के लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह के लड़के आए हैं जो परेशान करते हैं। कभी वो शोर मचाते हैं, कभी वो गाने गाते हैं, तो कभी वो इस तरह से हुक्का वगैरह पीकर परेशान कर देते हैं। जब बात सोसाइटी में पहुंचती है तो लोगों ने ऐतराज़ करना भी शुरू किया। बस इसी तरह के ऐतराज़ की वजह से, इसी तरह की टोका टाकी की वजह से एक दो नहीं बल्कि 3 कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में। कत्ल करने से पहले कातिल ने पहले उसका रिहर्सल किया, रिसर्च किया, ताकि ऐसे कुछ सीरियल देखे जिससे देखने के बाद उसको ऐसा लगे कि शायद मैं कत्ल करूंगा ज़रूर, लेकिन कत्ल करने के बाद कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा सबूत ज़रूर छोड़ जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली बसंत कुंज का एक इलाका है किशनगढ़, उसी का ही एक घर है C2 8/12। बात कर रहा हूँ 10 अक्टूबर 2010 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का ये वाक़या है। इस घर में 4 सदस्य रहते हैं और एक सदस्य जो बेहोशी की हालत से बिल्कुल अभी उठा ही उठा था, तुरंत ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। सुबह के 5 बजे के आसपास का वो वक्त था। जैसे ही उसकी चीखों की आवाज़ें लोगों ने सुनी, तुरंत ही लोग जब घर की तरफ दौड़ कर आते हैं, आने के बाद देखते क्या है कि बाकी के जो 3 सदस्य थे, जिसमें उस लड़के के पिता हैं, उस लड़के की माँ हैं, उस लड़के की बहन, तीनों की लाश पड़ी हुई थी। वो खून से लथपथ पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी भारी वस्तु से, किसी धारदार चीज़ से उन्हें लगातार वार किए गए हैं और इसलिए पूरे घर में खून फैला हुआ था, ब्लड फैला हुआ था। देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। साथ ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब मौके पर आती है तो पुलिस ने आकर जो देखा तो पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल प्रथम दृष्टया इस मामले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि लूटपाट का इरादे से बदमाश घर के अंदर घुसे हैं और साथ ही विरोध करने की वजह से ही इन 3 की हत्या कर दी गई है। घर का एकमात्र सदस्य ऐसा था जो जीवित था और उसकी हालत देखी तो उसको भी गंभीर हालत में था। उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे या आसपास के लोगों से ये पता कर सकते थे। पता करने के बाद पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है और पुलिस के कुछ आला अधिकारी, काबिल लोग भी वहाँ पर थे। 8 टीम इसकी बनाई जाती हैं। मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ा हुआ था। पुलिस पर दबाव था मीडिया का। मीडिया लगातार इस मामले की कवरेज करना शुरू कर देता है और बस पब्लिक ये चाहती थी कि पुलिस जितनी भी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दे, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं लग रहे थे। इस परिवार की अगर हम बात करें, दरअसल इस परिवार का मुखिया का नाम मिथिलेश वर्मा होता है जो कि पीओपी का काम कर रहा था और उसकी पत्नी का नाम सिया होता है जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है, जो कि एक गृहिणी होती है। उसकी एक बेटी होती है नेहा जिसकी उम्र 16 साल। एक बेटा होता है सूरज। बेटी 9वीं क्लास में पढ़ रही थी सूरजमल पब्लिक स्कूल से। साथ ही बेटा एक गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में वो प्रथम वर्ष का छात्र होता है, बीए प्रथम वर्ष का। 19 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है। वो घायल अवस्था में था इसलिए उसका इलाज चल रहा था। क्योंकि घर में 3 लोगों का कत्ल हुआ था इसलिए इस लड़के से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते थे और पुलिस को कुछ ऐसी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। तभी एक सिपाही की नज़र जाती है एक लाश पर, जिस लाश को उठाने से पहले जब इसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था तो उससे पहले एक सिपाही ने कुछ देखा। देखने के बाद अपने बड़े सीनियर अधिकारियों से कहा कि साहब मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। वो कहते हैं कि किस तरह के दाल में काला लग रहा है? वो कहता है कि जो मिथिलेश वर्मा है उसकी लाश जो पड़ी हुई है, लाश के ऊपर एक चादर थी और कातिलों ने चादर के अंदर से ही चाकू मारना शुरू कर दिया था, कोई धारदार हथियार मारना शुरू कर दिया था। अब इसी बात को देखते हुए उनका कि इसमें क्या नई बात है, इसमें क्या अलग बात है? वो कहता है कि अगर लूटपाट होती तो वो जगा हुआ होता और चादर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती। इसलिए सोते हुए किसी व्यक्ति को कोई चाकू क्यों मारेगा? यदि जाग जाता या फिर कोई विरोध करता तो शायद
ये चादर उसके ऊपर नहीं पड़ी होती। पुलिस वालों को लगता है कि इस बात में तो कुछ ना कुछ दम है। साथ ही लड़के को सिर्फ एक चोट लगी थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है जो उस लड़के की माँ होती है उसको 17 बार चाकू मारे गए थे। साथ ही जो लड़के की बहन होती है उसको 7 चाकू मारे थे और पिता को 8 बार चाकू मारे थे, वो भी बहुत गहरे चाकू मारे थे। लेकिन लड़के के सर में चोट थी, इसके अलावा कोई चोट नहीं थी। लड़के को जब हॉस्पिटल से लाया जाता है और पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने क्या देखा और क्या नहीं देखा, तो बताता है कि घर के अंदर कुछ बदमाश घुस आए थे और बदमाश लूटपाट को अंजाम दे रहे थे। इस लड़के की बात में इसलिए भी दम था क्योंकि पूरे घर का जो सामान था वो बिखरा हुआ पड़ा था, चाहे वो सेफ अलमारी हो या कुछ भी हो, वो इधर उधर फैला हुआ पड़ा था। इसे साफ प्रतीत हो रहा था कि वाकई किसने लूट को तो अंजाम दिया था। लेकिन लड़के से जब बातचीत की जाती है कि तुम्हारे ऊपर चोट के निशान क्यों नहीं है, तुम्हें आखिरकार हमलावरों ने निशाना क्यों नहीं बनाया, तो वो लड़का कहता है कि उनमें से मुझे किसी ने धक्का दिया था और जैसे ही दीवार में सर लगता है तो वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। पुलिस के लिए ये भी एक बड़ा सवाल था कि एक तरफ तो उसकी माँ को 17 चाकू मारे हैं, बहन को 8 और पिता को 7 चाकू मारे हैं। तो इस तरह से इतने ज़्यादा वार किए गए हैं और लड़के को सिर्फ धक्का मारा गया था, तभी लड़का उनके लिए प्राइम सस्पेक्ट था। लड़के से जो कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी इस मिथिलेश वर्मा जो घर का मुखिया होता है उसके परिवार के लोगों को भी सूचना दी जाती है। दरअसल वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कन्नौज, कन्नौज का ही थाना था थटिया, और थटिया का एक गांव लगता है फतुआपुर। वहाँ के परिवार वालों को सूचना दी जाती है, वो मौके पर पहुँच जाते हैं और आने के बाद जब उनसे भी पूछताछ की जा रही थी, साथ ही अड़ोसी पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही थी, तो इस लड़के के चाल चलन के बारे में कोई ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल नहीं रही थी। दरअसल इस लड़के की पढ़ाई में तो मन होता नहीं था। दरअसल ये 12वीं क्लास में आता है, तो 12वीं क्लास में इसने पढ़ाई में ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो फेल हो जाता है। और परिवार के लोग चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए। इसके पिता काफ़ी मेहनत करते थे और अपने बेटे के लिए वो कुछ आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए टोका टाकी ज़्यादा करते थे। तब उस लड़के से पूछा कि तुम ये बताओ हत्या का मेन कारण क्या था, तुमने आखिरकार हत्या क्यों की। जैसे ही ये बात आती है सामने तो लड़का वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। परिवार वालों के सामने, रिश्तेदार वालों के सामने, जब रिश्तेदारों के सामने रो रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस लड़के को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। तभी परिवार वालों ने और रिश्तेदारों ने पुलिस से भी टोका टाकी की, तो पुलिस वालों ने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमें बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस घटनाक्रम के खुलासे के करीब पहुंच चुकी थी और उसके बाद जब लड़के से पूछताछ की जाती है तो लड़का फिर अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। लड़का बताता है कि उसे हर छोटी से छोटी बात के लिए टोका जाता था, रोका जाता था। घर में वो कैसे बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, साथ ही उसके दोस्तों को लेकर हर तरह से लेकर उसके माँ, उसका बाप, उसकी बहन उसे टोका टाकी करते थे। जबकि छोटी बहन जो कि 9वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसका अफेयर चल रहा था, वो मैसेज पढ़कर अपने पिता को भी सुनाया करती थी। लेकिन माँ बाप उससे बिल्कुल नाराज़ होते ही नहीं थे, लेकिन नाराज़ होते थे तो लड़के से होते थे। लड़के के मन में बहन, माँ और पिता के प्रति इतनी नफरत पल जाती है कि बहुत ज़्यादा। एक बार ऐसा ही मौका आता है कि 200 रुपये लेकर घर से वो भाग जाता है और पिता पर ही आरोप लगा देता है कि जो अपहरण हुआ था वो पिता नहीं कराया था। ये बात मोहल्ले वालों को भी थोड़ी अखरती है, परेशान करती है, क्योंकि वो इस तरह से बीड़ी, सिगरेट या कई तरह के नशे करता था और इस बात को लेकर मोहल्ले वाले भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तब उसने अपने दोस्तों से कहा कि अब मोहल्ले वाले हों या फिर घर वाले हों, सबके सब टोकते रहते हैं, तो इसलिए कहीं बाहर कमरा लेते हैं, वहाँ आराम से रुकेंगे, रहेंगे। लेकिन वहाँ जब हुक्का पार्टी हुआ करती थी तो उसके धुएं से आसपास के लोगों को भी दिक्कत हो जाया करती थी। कुल मिलाकर घर भी और बाहर भी परेशान हो जाया करता था। तब उसने सोचा कि घर का जब सदस्य कोई रहेगा ही नहीं तो घर खाली हो जाएगा और अपने घर में किसी भी तरह की मनमानी करते रहो, ना कोई रोका होगी ना कोई टोका होगी। इसलिए उस लड़के ने, जिसका नाम सूरज होता है, सूरज ने 9 अक्टूबर 2018 की ये बात है, रात के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। उसकी अचानक से आँख खुलती है, वो अपने घर में रखी हुई एल्बम को देखता है और एल्बम के एक एक फ़ोटो को बड़े गौर से निहारने लगता है। और निहारते निहारते जब रात के लगभग 3 बज जाते हैं, उसके बाद वो उठता है। उठने के बाद, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले 450 रुपये में एक कैंची खरीदी थी और एक चाकू खरीदा था, उन दोनों को ख़रीदने के बाद वो सीधा उसने छुपा के घर में रख दिए थे। और जिस रात को उसने तय किया था कि आज उसको कत्ल करना है, तो सबसे पहले वो अपने पिता को, सोते हुए पिता पर उसने चाकू से 8 वार किए थे। एक के बाद एक वार कर रहा था और जब तक पिता की मौत नहीं हो जाती तब तक वो उन्हें मारता रहता है। इसी बीच में अचानक उसकी माँ आ जाती है और जैसे ही उसकी माँ आती है तो माँ ने जैसे अपने बेटे को रोकने की कोशिश की कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, तब उसने अपनी माँ के भी गर्दन पर चाकू चला दिया
माँ भी तड़पते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। साथ ही बहन की आँख खुल जाती है। बहन जब आती है तो बहन को भी ऐसे चाकू मारता है गर्दन पर और बहन भी ज़मीन पर गिर जाती है। बहन एक तरफ तड़प रही थी, माँ दूसरी तरफ तड़प रही थी। उसने अपनी माँ पर एक दो नहीं लगभग 17 वार किए और 17 बार, जब तक माँ पूरी तरह से मौत के घाट नहीं उतर गई, क्योंकि वो अपनी माँ से बेइंतहा नफरत करता था। माँ ही सबसे ज़्यादा रोका करती थी, टोका करती थी। अब बहन तड़प रही थी। हालांकि वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसको एक चाकू लगता है और उसकी वजह से उसकी गर्दन में ब्लड निकलने लगता है और वो तड़प रही थी, तो अपनी बहन को तड़पते हुए देखकर वो उसके पास बैठता है और उसको भी लगभग 7 बार और चाकू मारता है। और मारने के बाद आराम से जब बहन मर जाती है तो उसके पास बैठा रहता है और बार बार एक ही बात कह रहा था कि काश तो मुझे ना टोकते तो शायद मैं ये काम नहीं करता। अब आराम से इत्मीनान से वो जो भी उसने हथियारों का इस्तेमाल किया था, चाहे वो चाकू हो चाहे वो कैंची हो, उसको बाथरूम में लेके जाता है, उसकी साफ़ सफाई करता है। साफ़ सफाई करने के बाद उनको छुपा देता है। इसके बाद वो आराम से घर में एक प्लान बनाता है, क्योंकि लगभग 15 अगस्त 2018 से उसने कोशिश की थी कि अब मैं किसी दिन अपने परिवार के लोगों की हत्या करूंगा। इसके लिए लगातार वो ऐसे क्राइम सीरियल देख रहा था और क्राइम सीरियल देखकर वो एक अभ्यास कर रहा था, एक रिसर्च कर रहा था कि किस तरह से कत्ल करेगा, आराम से बच कर निकल जाएगा। और इसीलिए उसने रिहर्सल करने के बाद भी वो बच नहीं पाता, पकड़ा जाता है। और इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद फिर वो चारों तरफ अपना घर का सामान फैला देता है। पुलिस के लिए एक और वजह थी, पुलिस ने जब जांच पड़ताल करनी शुरू की तो लॉकर के अंदर पैसे रखे हुए थे और पैसों पर कोई हाथ नहीं लगाया गया था, जबकि लॉकर की चाबी वहीं पास में रखी हुई थी। पुलिस के लिए ये भी एक विषय था जिसको लेकर पुलिस थोड़ा सा इस लड़के पर सस्पेक्ट कर रही थी। आखिरकार वो पकड़ा जाता है और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे पर माँ और बाप बहन नाज करते थे वही उनका कातिल हो सकता है। और ये घटना दिल्ली की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक हो जाती है। हालांकि कई साल बीत जाते हैं, शायद अभी तक इस घटनाक्रम में जो आरोपी होता है उसको अभी न निचली अदालत से कोई सज़ा मिली है और ना ही मामला अभी ज़्यादा आगे बढ़ पाया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते उत्तराखंड के बिहान जोशी हैं, साथ ही नेपाल की उमेश कुमार हैं, आज इनकी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही हापुड़ के रहने वाले हैं राजकुमार, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें फरहान सिद्दीकी हैं, अब्दुल रहीम हैं, परविंदर कुमार हैं, सतीश कुमार, रवि सैनी, राशिद खान, इरफान अंसारी, विनीत सिंह, रामान वर्मा, नरपत सिंह, संदीप पारसी, राकेश सरोज, विजय राणा, सुरेंद्र सिंह, नीशू चौधरी, शावेज खान, बरकत अली, मोहम्मद राहिल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।